सर। 12th physics NCERT example 3.6. A battery of 12 volt and negligible internal resistance is connected the diagonally opposite across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistor each of resistance 1 ohm. Figure 3.3223. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. पूरे का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है और करंट फाइंड करना है हर एक हर एक एज पर। ये करंट है टोटल मिलाकर के नेट करंट हमें फाइंड करना है। तो ये इसे हम बोलते हैं स्केलेटन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस से ये स्केलेटन बना हुआ है। ठीक है, इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तभी समझ आएगा। एक क्यूबिकल स्केलेटन बना हुआ है 12 रेजिस्टेंसेस से मिलकर के। क्यूबिकल रेजिस्टेंस, क्यूबिकल स्केलेटन। तो पहले तो मैं डॉटेड लाइन से देखो क्यूब बना लेता हूँ। डॉटेड लाइन से पहले मैं क्यूब बनाऊंगा एक, ताकि फिर मुझे आसानी रहे रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करने में। ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर और ड्रॉ कर लेता हूँ डॉटेड लाइन से ही, ताकि ये हमारा पूरा क्यूबिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। दो स्क्वायर ड्रॉ कर लिए। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा। और इन साइड्स के बीच में भी एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सब के सब ये 1 ओम है। 1 ओम दे दिया जाए या कुछ और दे दिया जाए, सब में एक से एक अंदर। तो मैं इनको सबको सिंपली स्मॉल आर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? सबको स्मॉल आर ले रहा हूँ। वो स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम हम लास्ट में जा करके रख लेंगे। और ये सारे के सारे आपको गिवन है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है सारे के सारे। और मुझे उम्मीद नहीं है कि अनआइडेंटिकल आपको दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आर है, ये 1 ओम है, तो ये अपोजिट साइड के 1 ओम दे दें और ये वाले 2 ओम कह दिया जाए आपसे। ये वाले 2 ओम कह दें, ये 1 ओम कह दें, ये वाला ये और ये 1 ओम कह दें, ये दोनों 2 ओम कह दें, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इक्वल आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस के लिए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके नाम लिख रहा हूँ। नाम क्या लिखूं? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे कॉर्नर्स के नाम आ गए। और दो डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में बैटरी लगा दी गई। दो डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स कौन से? ए का डायगनली अपोजिट है जी, सी का डायगनली अपोजिट है ई, बी का डायगनली अपोजिट है एच, और डी का डायगनली अपोजिट है एफ। कहीं भी आप लगा लीजिए। तो मैं अपनी कन्वीनियंट के लिए, ताकि हमारे सामने रहे सब कुछ, मैं लगा रहा हूँ बैटरी कहाँ? डायगनली अपोजिट किस किस के बीच में? ए और जी। ए का डायगनली अपोजिट है जी। ये पूरा का पूरा ये मेरा आ गया, नेटवर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ की लगा दी हमने, की लगा दी। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच, ए और जी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी कैपिटल आर। मैंने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ए से लेकर के जी तक कैपिटल आर है। ठीक है, तो फिर यहां से कुछ करंट चलेगी, बैटरी से कुछ करंट चलेगी, हेंस करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी का ईएमएफ है ई, न्यूमेरिकल वैल्यू हम बाद में लेंगे। आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर, सिंपल सी बात है। करंट कितना, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी आपको ऑलरेडी जीरो कहा गया है, तो टोटल ईएमएफ ई है बैटरी का, और टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने कहा कैपिटल आर हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मुझे अभी चेंज करना है, इसमें मुझे अभी चेंज करना है। ठीक है, क्या चेंज करेंगे वो आप आगे डिस्कस करते हैं। पूरा डायग्राम आपके स्क्रीन पर है ना इस समय, पूरा कंप्लीट डायग्राम स्क्रीन पर है। ये यस करंट सर। है, यस सर। ये करंट है आई। अब ये करंट पहुंची ए पर, इस करंट को आगे बढ़ने के लिए तीन रास्ते हैं, ए से ई की तरफ जाए, या ए से बी की तरफ जाए, या ए से डी की तरफ जाए। तो किस साइड जाएगी ये, किस डायरेक्शन में जाएगी, तीनों रास्ते इसको अवेलेबल हैं, तो तीनों रास्तों पर ये जानी है इसको। हाँ, ये तो हो सकता है कि अगर ए ई की तरफ जाने में ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, कहाँ तक, ए से इसे कहाँ तक पहुंचना है करंट को, ए से पहुंचना जी तक, ए से ई के थ्रू होते हुए जी तक अगर इसे पहुंचने में ज्यादा रेजिस्टेंस मिला तो ए ई की तरफ कम जाएगी। अगर इसे ए से लेकर के ए डी के रास्ते ई जी तक पहुंचने में इसको रास्ते में कम रेजिस्टेंस पड़ता है तो ये ज्यादा करंट होगी। और बाय द वे अगर ए से ई की तरफ जाकर और फिर जी तक पहुंचने में, ए से डी की तरफ जाकर फिर जी तक पहुंचने में, और ए से बी की तरफ जाकर फिर जी तक पहुंचने में, अगर इन तीनों ही रास्तों में टोटल रेजिस्टेंस, पूरे तीनों ही रास्तों में रेजिस्टेंस सेम मिल पा रहा है, अगर सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है, इक्वल रेजिस्टेंस मिल रहा है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो फिर तीनों ही डायरेक्शन में ये करंट कितनी होगी, इक्वल होगी। अब देखें जरा ध्यान से, ए से ई तक जाने पर करंट को ए से जी तक पहुंचने के लिए ई के थ्रू क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा। ए से ई पर जाए, ई से एच से जाए, और एच से जाए फिर जी पर। इससे छोटा रास्ता नहीं है। या ए से ई पर जाए, ई से एफ पर जाए, एफ से जी पर जाए, ए से ई, ई के बाद फिर दो रास्ते, या तो ई से एच के थ्रू जाए जी पर, या ई से एफ के थ्रू जाए जी पर। अच्छा देखना जरा ध्यान से, ई से अगर एच के थ्रू जाए जी पर तो इसे रास्ते में कितने रेजिस्टेंस मिल रहा है, 2R। अगर ई से एफ के थ्रू ई वेया एफ जाए तो भी इसे कितने रेजिस्टेंस मिल रहे हैं रास्ते में, स्मॉल आर, 2 स्मॉल आर। और ए से ई तक कितना है, आर। तो मतलब आपके दो रास्ते, दो पॉसिबिलिटीज है, ए ई एच जी या ए ई एफ जी। ठीक है, ए ई एच जी अपनाए तो इसको 3R रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर ए ई एफ जी अपना रास्ता अपनाए तो भी इसको 3R रेजिस्टेंस मिल रहा है। मतलब ए से लेकर जी तक पहुंचना है ई के थ्रू, तो कम से कम 3R रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है या नहीं, चलो देखते हैं। लेफ्ट वाले। ठीक है, आप कह रहे हैं करंट ए ई और एच पे पहुंचा तो क्यों ये जी पर जाए, बिल्कुल सही बात है। एच पर पहुंचकर फिर इसको दो रास्ते अवेलेबल है, या तो सीधे एच से जी पर चली जाए, बिल्कुल जाएगी, या हो सकता है एच से आर और ये यूं यूं घूमते हुए चली जाए, तो ठीक है, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एच से इधर जाए, अगर ये एच से डी, डी से सी और ई जाए तो फिर इसे कितने, तीन रेजिस्टेंस और फेस करने पड़ेंगे, इधर से एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा।
तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो कुछ पार्ट हो सकता है एच से जी की तरफ चले जाए, और कुछ पार्ट हो सकता है एच से डी और डी से सी और जी तक चले जाए। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि ए से ई जाने पर ये रास्ता अवेलेबल या ये रास्ता अवेलेबल, ए से ई पर और एफ जाने पर या तो ये रास्ता अवेलेबल या फिर तीन, या तो सीधा एक रेजिस्टेंस के थ्रू अवेलेबल है पहुंचने के लिए, या थ्री रेजिस्टेंस के थ्रू अवेलेबल है। लेकिन वॉट एवर इट इज, जो भी रास्ता ये बन रहा है उस रास्ते को आप माइंड में रखो। ए से ई से आगे या तो दो रेजिस्टेंस के थ्रू जाए, या एक रेजिस्टेंस ये रहा और तीन रेजिस्टेंस ये रहे। अब बात करें ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ करंट जा रही है, तो क्या जाए, बी से सी की तरफ जाए और सी से जी की तरफ जाए। कितने रेजिस्टेंस कम से कम कितने रेजिस्टेंस झेलने पड़ रहे हैं, एक दो तीन, थ्री आर। या ऐसा अवेलेबल है इसे रास्ता कि ए से बी जाए, बी से जाए एफ, एफ से जाए जी, एक दो तीन रेजिस्टेंस झेलने पड़ रहे हैं। या फिर वही बात है, ए से बी जाए, बी से सी जाए, सी से फिर जी पर भी जा सकती है और सी से इधर भी जा सकती है। या तो सी से एक रेजिस्टेंस या सी से तीन रेजिस्टेंस। जो कंडीशन बन रही है ए से ई की तरफ जाने वाली करंट के लिए, एग्जैक्टली वही कंडीशन बन रही है ए से बी की तरफ जाने वाली करंट के लिए, और सेम यही कंडीशन बनेगी ए से डी की तरफ जाने वाली करंट के लिए। जैसा रास्ता आगे चलकर मिल रहा है ए से ई की तरफ जाने वाली करंट को, वैसा ही रास्ता आगे चलकर मिल रहा है ए से बी की तरफ जाने वाली करंट को, वैसा ही रास्ता आगे चलकर मिल रहा है ए से डी की तरफ जाने वाली करंट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से जो तीन अलग अलग रास्तों पर करंट चलेंगी, वो करंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो करंट होंगी बिल्कुल तीनों इक्वल करंट, तीनों ही इक्वल करंट होंगी। अगर इनके आगे चलकर रास्ते इनके बदल रहे होते, रास्ते के रेजिस्टेंस अगर इनके चेंज हो रहे होते, तो फिर ये वाली करंट डिफरेंट होती। लेकिन वॉट एवर बी द करंट, दिस करंट इज सेम अलोंग थ्री पाथ। तो ये करंट को मैंने आई लिखा, मैं इसको रेड रेड से बना लेता हूँ। मैंने इसको आई लिखा करंट को, इस करंट को भी मैंने आई लिखा, इस करंट को भी मैंने आई लिखा। तो पीछे से आने वाली करंट, जंक्शन पर आने वाली करंट आई नहीं होनी चाहिए, फिर जंक्शन से आने वाली करंट कितनी होनी चाहिए, थ्री आई। देखो मैंने आई लिया था, मैं इसको आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री भी ले सकता था। आप चाहे तो आई और तीन रास्तों पर डिवाइड कर लीजिए, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, वो भी तरीका ठीक है बिल्कुल। तो अब मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, अब मुझे टोटल करंट लेनी पड़ेगी। टोटल करंट कितनी है मेरी सर्किट की, थ्री आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। एक्चुअली में मुझे इस पूरे नेटवर्क से आंसर निकल कर आएगा आई का, लेकिन फिर मैं टोटल करंट फाइंड करने के लिए उसका तीन गुना कर दूंगा तो थ्री आई हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि मैंने आई लिया है अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन से बचने के लिए, तो फिर पीछे से आने वाली करंट को थ्री आई लेना पड़ेगा। अभी हम और चेंज करेंगे यहाँ पर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझते रहो आप। ये स्टेप क्लियर हुआ आपको सबको, ये स्टेप क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा, अब इस वाली करंट के लिए देखते हैं जरा ध्यान से। अब ये करंट आई पहुंच गई कहाँ, ई पर। अब ई पर पहुंचकर इसके साथ इसके पास दो रास्ते अवेलेबल है, या तो एच के थ्रू जी पर जाए या एफ के थ्रू जी पर जाए। तो एच आई के बाई थ्री। थ्रू, अगर एच के थ्रू जी पर जा रही है तो भी इसे दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, और अगर इसको जाना है एफ के थ्रू तो भी इसको दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, और एफ से आगे फिर अगर यूं जाना है तो तीन रेजिस्टेंस मिल, वही कंडीशन है, सेम बन रही है सबके लिए कहानी। तो जो भी करंट होगी यहाँ आपकी, जो भी करंट आई आई करंट है आपकी टूवर्ड्स ई, उस करंट का इक्वल पार्ट दो तरफ चला जाएगा। मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ ये वाली करंट। तो अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन से और बचने के लिए मैंने इन करंट्स को लिख लिया क्या, आई। तो फिर पीछे से आने वाली करंट कितनी होनी चाहिए, टू आई, टू आई आई, टू आई इज टूवर्ड्स ई एंड आई प्लस आई, टू आई इज अवे फ्रॉम ई। बात सही हो गई यहाँ पर। ऐसी ही कंडीशन ए से बी की तरफ जाने वाली करंट को मिलेंगी। ये बी पर पहुंचकर इसका रास्ता या तो एफ के थ्रू जी या सी के थ्रू जी, दोनों तरफ सेम रेजिस्टेंसेस पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब बी की तरफ टू आई है, तो बी से आगे कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बी से आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई आई एंड
आई। और सेम यही कंडीशन बन रही है, किसके लिए कंडीशन बन रही है, सेम कंडीशन इसके लिए बन रही है। तो मुझे इसको 2i लिखना पड़ेगा और इसको भी मुझे 2i लिखना पड़ेगा। अब ए की तरफ कितने हो गए, ए की तरफ कुल मिलाकर कितनी करंट है, 2i 2i 2i। तो मुझे ए से अवे 6i है, तो ए टूवर्ड्स आई ए भी मुझे 6i लेना पड़ेगा। और फिर मुझे यहाँ अपनी नेट करंट भी 6i। एक्चुअली आई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और टोटल करंट फाइंड करने के लिए उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आ जाओ जी यहाँ पर। ई दो पार्ट में डिवाइड हो गई, आई और आई। फिर ये देखिए ध्यान से, 2i गई कहाँ पहुंची, 2i पहुंची कहाँ, आई पर, बी पर, और दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इसी तरह ये वाली 2i कौन सी, जो ए से डी की तरफ जा रही थी, 2i पहुंची कहाँ, 2i पहुंची, मैं ए इसको रेड से बनाऊं, ये 2i पहुंची डी पर, और डी से फिर इसके बाद आगे सिमिट्रिकल पाथ है, हम मैं इसे क्या कह रहा हूँ, सिमिट्रिकल रास्ता है इसके पास, सिमिट्रिकल पाथ है। तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये करंट आई बन गई और ये करंट आई बन गई। अब तक ये करंट का फैलाव फैलाव चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है। यहाँ टोटल करंट 6i पहुंची ए पर और फैल गई, तीन रास्तों पर एक्सपेंड हो गई, 2i 2i 2i। फिर ई पर पहुंची करंट 2i और फिर से फैल गई, है फिर से एक्सपेंड हो गई आई और आई में। डी पर पहुंची करंट 2i, एक्सपेंड हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक्सपेंड भी नहीं मैं कहूंगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गई आई और आई टू रास्ते पर। 2i करंट पहुंची बी पर, फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गई आई और आई में। करेक्ट। अब देखना जरा ध्यान से, अब हम इनको रीयूनियन करते हैं। पॉइंट सी पर देखना जरा ध्यान से, पीछे से करंट है आई, कहाँ से करंट है, बी की तरफ करंट है, बी की तरफ से करंट है आई, और डी की तरफ से करंट है आई। तो पॉइंट सी से कितनी करंट दूर जाएगी, पॉइंट सी से करंट जाएगी आपकी 2i। टूवर्ड्स सी कितना सर है, इन रास्ते की भी तो वापस करंट आनी चाहिए सर, तो इन रास्ते की करंट अच्छा कम होगी। ये वाली करंट वापस यहाँ क्यों नहीं आ रही, ये वाली करंट आप कह रहे हो कि जो बी से सी गई उसको बी से वो यहाँ यही क्यों है? क्यों, क्योंकि डी पर तो ऑलरेडी करंट आ रही थी पहले ही। इन सबके पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से, पोटेंशियल नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इस तरह से बन जाते हैं कि यस करंट वो सर, सी से जीरो। डी की तरफ फ्लो नहीं कर पाती। डी एट हायर पोटेंशियल है, देखो डी एट हायर पोटेंशियल क्यों है, डी इज क्लोज टू द पॉजिटिव ऑफ बैटरी। और सी देखना जरा ध्यान से, सी सी बैटरी के डी देखो, डी डी जो है बैटरी के पॉजिटिव से डी तक सिर्फ एक रेजिस्टेंस है आर, लेकिन बैटरी के पॉजिटिव से सी तक कितने रेजिस्टेंस है, देखो सी तक रेजिस्टेंसेस है कितने, बैटरी के पॉजिटिव से सी, बैटरी के पॉजिटिव से सी तक रेजिस्टेंस कितने हैं, दो रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एट सी इज लेस देन पोटेंशियल एट डी, फॉल होता चला जा रहा है, जितनी दूर जाओगे उतना कम होता चला जाएगा पोटेंशियल, जितने ज्यादा रेजिस्टेंसेस पड़ते जाएंगे रास्ते में उतना ही कम होता चला जाएगा। तो पोटेंशियल एट सी इज लेस देन द पोटेंशियल ऑफ डी, या आप यूं कहें कि डी क्लोजर टू पॉजिटिव टर्मिनल है, और सी देखना जरा ध्यान से, सी क्लोजर है, किसके क्लोजर है, सी निगेटिव टर्मिनल के क्लोजर है। तो पोटेंशियल ऑफ सी इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ डी, इसलिए सी तक पहुंचने वाली करंट डी की तरफ नहीं जाएगी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर नहीं जाएगी। करंट हैज टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम डी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। पॉइंट सी पर आकर दोनों करंट कंबाइन हो गई 2i। अब इसी तरह से देखें हम, कौन सा वाला पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखिए आप ध्यान से, पीछे से करंट आ रही है, पॉइंट एफ पर एक करंट आ रही है, कितनी पीछे से एक करंट आ रही है आई, इधर से भी एक करंट आ रही है आई, तो एफ से दूर कितनी करंट जाएगी, एफ से दूर करंट जाएगी 2i। और ये वाली करंट, ये यहाँ भी मैं इसको बना देता हूँ 2i। ठीक है। पॉइंट ई पर देखिए, पॉइंट सॉरी एच पर देखिए, एच पर देखें हम, तो एक करंट आ रही है कहाँ से, फ्रॉम ई टू एच, अनदर करंट आई फ्रॉम डी टू एच। तो एट एच, अवे फ्रॉम द करंट अवे फ्रॉम एच, करंट अवे फ्रॉम एच इज अगेन 2i। करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखना, आपसे आप बहुत ध्यान से देखना फिर से। मैं इसको लिख रहा हूँ, इस वाली करंट को मैं इधर लिख रहा हूँ, ये वाली करंट है 6i, और ये मैंने 6i बना दिया ब्लू पेन से। अब ध्यान से देखिएगा जी पर, जी से करंट कितना आ रहा है, जी की तरफ आ रहा है, एच से आ रहा है 2i, सी की तरफ से आ रहा है, कितना आ रहा है
सी की तरफ से आ रहा है 2i और एफ की तरफ से कितना आ रहा है 2i। तो जी पर करंट अवे फ्रॉम जी कितना होगा 6i। कितना हुआ ये 6i। ये कितना करंट है 6i। 6i करंट चला आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, 6i करंट वापस बैटरी के टर्मिनल की तरफ आ गया, निगेटिव की तरफ आ गया। पूरा का पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया। अगर कहीं भी ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ कर गया तो पॉइंट जी पर जो टोटल करंट है वो या तो 6i से, कौन सी जो चली थी करंट, या तो उससे कम आ जाएगी या उससे ज्यादा आ जाएगी। जब ये आपकी दोनों इक्वल आ रही है, कौन सी, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चलने वाली करंट और सेल के निगेटिव टर्मिनल के अंदर जाने वाली करंट, जब ये दोनों आपकी सेम आ गई तो इसका मतलब आपने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बनाया हुआ है बिल्कुल सेम बनाया हुआ है। बोर्ड लेवल में, बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांस कम है, लेकिन एक एक बार तो मुझे याद है, कंफर्मली याद है, एक या दो बार ये एग्जाम में आ चुका है। कंपटीशन में ये कंपटीशन लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कंपटीशन लेवल के लिए, क्योंकि ये तो 12th क्लास के लेवल का बना दिया सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने। तो क्या क्या है कंपटीशन लेवल पर इसमें डिफरेंस आता है क्या, ए और जी के बजाय आपने बैटरी जोड़ दी ए और एच, एक ही फेस पर डायगनली अपोजिट, ये तो डायगनली अपोजिट है, अपोजिट फेसेस पर, ये एक ही फेस पर डायगनली अपोजिट है। अगर ए और एच के बीच में आपने जोड़ दिया तो क्या होगा, अगर ए और ई के बीच में आपने जोड़ दिया तो क्या होगा, ए और ई के बीच में जोड़ दिया और ये वाले रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल के फेंक दिया, हटा दिया, तो क्या होगा, आपने ए और एच के बीच में जोड़ दिया और यहाँ से कहीं से एक रेजिस्टेंस हटा दिया तो क्या होगा। वो बहुत अलग अलग कंडीशंस बन जाती हैं। फिलहाल हम हमारे स्कोप के बाहर है, हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने कोई ना कोई बस एक लूप लगा लेना जिसमें आपका ईएमएफ आ जाए। ये ध्यान रखिए कि ईएमएफ आ जाए। कौन सा लूप लगाऊं बताओ, कौन सा लूप लगाऊं बोलो जरा। इसमें ऐसा लूप जिसमें कि कम एक बार ईएमएफ जरूर आ जाए। बोल दीजिए, आप में से कोई एक बोल दीजिए कि कौन सा लूप मैं लगाऊं, कौन सा लूप लगाऊं, इसको। ए ई जी ए, कौन सा, ए ई जी ए, ए ई, ए ई, एच ए ई के बाद में एच, एफ, एच लू या एफ लू, सर एफ ले लो। एफ ले लें। ए, ए ई एफ जी और फिर यहाँ वापस ई पर, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, जो आपकी पसंद, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम नेटवर्क को नेटवर्क कहोगे तो हम भी नेटवर्क ही कहेंगे। हम्म। कंसिडर लूप ए, ए से पहुंचे ई, ई से एफ, एफ से जी, ए ई एफ जी। ए, अरे मैंने तो गड़बड़ कर दी भाई, देखो ध्यान से। मैं इसको ई डैश लिख देता हूँ, चलो इसको मैं ई डैश लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ई वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। ए ई एफ जी, ई डैश ए, समझ गए ना। ई डैश मैंने किसके लिए यूज कर दिया, सेल के लिए यूज कर दिया। इसको भी नाम नाम ले लिया यार इसका। करेक्ट। अब लगानी शुरू कर दो, देखो ए से चले और यहाँ, ए फिर चले दोबारा, ए से चले, कोई ईएमएफ नहीं, कोई ईएमएफ नहीं, कोई ईएमएफ नहीं, और यहाँ आपका आ गया एक ईएमएफ, एक ईएमएफ आ गया। और ये जो ईएमएफ आपका है ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक्ट कर रहा है, और इसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो। तो फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, इसे लिखेंगे प्लस ई डैश, प्लस ई डैश। ओके। अब उसके बाद आ जाओ, फिर से ट्रेस कर रहे हैं। ए से ई के बीच में आपको रेजिस्टेंस मिला आर और करंट मिली 2i, और क्योंकि आप करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसलिए आप क्या लिखेंगे 2i इंटू आर। आप पहुंचे कहाँ, ई पर, ई से एफ की तरफ चले, आपको रेजिस्टेंस मिला आर और करंट कितनी है आई। तो आप क्या लिखें, करंट की ही डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना प्लस आई इंटू आर। एफ पर पहुंच करके आप चले जी की तरफ, रेजिस्टेंस मिला स्मॉल आर और करंट मिली कितनी 2i, और क्योंकि आप करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या लिखा जाएगा प्लस 2i इंटू आर। ओके। अब ध्यान से देखना जरा, इक्वेशन हमारी पूरी हो गई। तो ई डैश इज इक्वल टू
ई डैश इज इक्वल टू कितना बन गया, 2 2 4 1 5, 5i/5ir। ई डैश इक्वल्स 5ir, 2 3 और 1 2 5। क्लियर है यहाँ? तो अब आपकी करंट कितनी हो गई, आपकी करंट हो गई ई डैश बाय 5r, ई डैश बाय 5r। ठीक है, मैं दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि मुझे इससे कंपेयर करवाना है। तो इससे मैंने क्या निकाला रिजल्ट, इससे निकाला मैंने रिजल्ट 6i इज इक्वल टू ई डैश बाय 5r, 6 टाइम ई डैश बाय 5r। ओके, ये आपकी किरचॉफ्स लॉ से आ गई इक्वेशन नंबर 2। और ये आपकी इक्वेशन नंबर है कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये भी 6i, ये भी 6i। ठीक है, तो कंपेयर आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या लिखेंगे हम, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखा गया, इक्वेशन 1 में से आया था आपका ई डैश बाय कैपिटल आर, ई डैश बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 6 ई डैश बाय 5 स्मॉल आर। तो ई डैश से ई डैश कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचता है, आपके पास क्या बचता है यहाँ से, 1 बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 6 बाय 5 आर। और इस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 5r/6 ओम। और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी। कैपिटल आर क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी। इसकी वैल्यू निकल कर आई कितनी, 5r/6। आर की वैल्यू आपको 1 ओम गिवन है इस क्वेश्चन में, 1 ओम रख लीजिए। अगर 10 ओम गिवन है 10 रख लीजिए, 50 ओम गिवन है 50 रख लीजिए, जो भी गिवन है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको कैपिटल आर आ जाएगा। कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का। फिर आपको बैटरी का वोल्टेज गिवन है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, किसे डिवाइड कर दोगे, ईएमएफ को डिवाइड कर दोगे। सिंपल कहानी है बिल्कुल एकदम, इससे आगे कुछ है ही नहीं मुश्किल। बस एक बार आपको समझना है यहाँ क्या, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है कि कौन सी करंट कहाँ ली गई है, कैसे ली गई है। और आगे चलकर आप में से जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे उनको फिर सिखाया जाएगा कि अगर ये रेजिस्टेंस हटा दें तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर जी पॉइंट पे ना जोड़कर ए एच पॉइंट पर जोड़ लें तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या फर्क पड़ सकता है। आप में से कुछ कोई अगर चाहे तो ट्राई कर भी सकते हैं उसको, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ज़रूरी से ट्राई करें। इससे ऊपर का क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आना मुश्किल है, इससे ऊपर का क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आना मुश्किल है, यही क्वेश्चन बोर्ड में आपके आ सकता है।